अच्छा यहाँ पे नेगेटिव वाले के लिए मैंने आपको कहा था फर्क कुछ भी नहीं आएगा, जस्ट आपने यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो आपने यहाँ पे क्या कर देना है नेगेटिव साइन को, यहाँ पे भी x माइनस वाई आई हो जाएगा और आपके पास ये फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये फंक्शन तो एज इट इज, लेकिन इस माइनस साइन की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, और ये फंक्शन फिर बाद में y से मल्टीप्लाई होगा तो आपको ये दो टर्म्स मिल जाएंगी। अब इन टर्म्स में से आपने फर्स्ट टर्म को पिक करना है, फर्स्ट टर्म को पिक करने के बाद उसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाना है। फर्स्ट टर्म में आपके पास डबल समेशन xi f of xi yj था। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि xi की वेरिएशन ये सम किस पे अप्लाई हो रहा है और ये सम किस पे अप्लाई हो रहा है। अब आप यहाँ से नोट डाउन करो कि जो xi है ये समेशन i की वेरिएशन तो ये लेगा, लेकिन j की वेरिएशन का इसके साथ कोई काम नहीं है। अब इस वेरिएशन को मैं f फंक्शन के साथ ले आऊंगी। f फंक्शन के साथ मिलाने के बाद मैंने आपको बताया था जब हमारे पास y कांस्टेंट वैल्यू हो, ठीक है, और x कांस्टेंट हो और y जो है वो वेरी कर रहा हो, तो हमारे पास ये फंक्शन बन जाता है g ऑफ xi का। यानी कि अगर यहाँ पे x1 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 हो तो यहाँ फंक्शन बनेगा g ऑफ x1 का। अगर यहाँ x2 x2 एंड सो ऑन x2 वाली वैल्यू सेटअप हो रही है तो यहाँ आ जाएगा g ऑफ x2 आ जाएगा। ठीक है, i जो वैल्यू लेगा यहाँ पे उसका फंक्शन बन जाएगा। उसके बाद इसको हमने क्लोज किया था, हमने कहा था चूंकि समेशन x f ऑफ x जो है हमें पता है इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के, तो ये फंक्शन भी अगर मैं इसको f ऑफ x लिखती हूँ या g ऑफ x लिखती हूँ, मकसद यही है कि ये फंक्शन है x का, तो इस बात का भी यही मकसद है कि ये g ऑफ x का मतलब है कि यहाँ जो फंक्शन है वो जस्ट जो है वो x का फंक्शन है। ठीक है, इसको मैं चाहे f ऑफ x लिख लूँ या मैं इसको g ऑफ x लिख लूँ, इससे कोई इस पे इफेक्ट नहीं आएगा। तो जो कंसेप्चुअल बात है वो यही है कि जो x अब जब सम हम ले x का उसके फंक्शन के साथ मल्टीपल का, तो वो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बनती है, यानी म्यू बन जाता है, मीन बन जाता है। ठीक है, ये था इसमें। उसके बाद हमने नेक्स्ट इसका पार्ट किया था y के लिए, इसको सॉल्व किया था। अब yj के लिए समेशन j की तो जो वेरिएशन है वो ठीक है, सम उसका ठीक है, लेकिन जो i है वो एक्स्ट्रा है, उसको हम f पे करा देंगे, इसके साथ लिख देंगे। तो f के साथ जब लिखा उसको ओपन करने के बाद उसमें प्लस साइन आ गए। अब हमने देखा कि जो y था वो कांस्टेंट हो गया, लेकिन जो x है वो वेरी करना शुरू हो गया। तो जब x वेरी करे और y कांस्टेंट रहे तो हमारे पास फंक्शन बन जाता है h ऑफ yj का। h ऑफ yj का ये मतलब है कि ये जो टोटल फंक्शन होगा यहाँ पे वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ y का फंक्शन होगा, और ये चूंकि y का फंक्शन y से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसका सम है, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y है, मतलब ये एवरेज है, मीन है, इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब इसको जब आप पुट कर देंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तीसरी डिवीजन भी हो गई आपकी, ये कैसे आया, और वो बच्चे जिन्होंने कल नहीं लास्ट लेक्चर लिया था उनको भी थोड़ा आइडिया हो जाए। लास्ट ये आपका थ्योरम है, इसमें वो कहते थे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सपेक्टेड वैल्यूज। वो कहता है कि अगर हम दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कराएं और उनकी एक्सपेक्टेशन लें तो वो इक्वल आती है उनकी इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन की मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, तो इस चीज को प्रूव हो तो हमें पता है, हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को लें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई इक्वल आ जाता है डबल समेशन एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई वाई जे। ठीक है, ये फंक्शन ज्वाइंट का, और यहाँ पे ये आपके पास ये एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ वाला फंक्शन जो भी होगा वो आ जाएगा। ठीक है, इसमें उसने कहा स्टेटमेंट में गिवन है चूंकि x और y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो हमारे पास ये जो चीज होती है ये ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन में हमें एविडेंस मिल जाती है कि हम इस फंक्शन को स्प्लिट कर सकते हैं g ऑफ x में और इसको स्प्लिट कर सकते हैं h ऑफ y में। किस तरह से, याद है कि हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब जो वेरिएबल्स हैं या टू इवेंट्स हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आता है? जब टू इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो हमने एक बात पढ़ी थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ
उनके डॉट प्रोडक्ट की थी, उनके डॉट प्रोडक्ट की। जैसे ये आप लोगों को इस तरह से पढ़ा था कुछ, ए इंटरसेक्शन बी, जब टू इवेंट्स जो थे आपके पास इंडिपेंडेंट थे, तो हमने कहा था कि जो इनका कॉमन पार्ट है ना, वो हमारे पास इनके सेपरेट मल्टीपल के इक्वल होता है। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट की बात हो रही है ना, तो अब टू इवेंट्स की नहीं है, टू रैंडम वेरिएबल्स की बात है। तो अब हम यहाँ पे इंटरसेक्शन की बजाय उनका ज्वाइंट फंक्शन लिखेंगे। ज्वाइंट फंक्शन उनका क्या था, एफ ऑफ एक्स आई और वाई जे, ठीक है। उसी चीज को हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया है और कुछ भी नहीं किया। ये किस तरह होगा कि आप x के फंक्शन को लिखते हो g ऑफ x, और y के फंक्शन को लिखते हो h ऑफ y, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे और अपनी चीज को, ये जो थ्योरम है उसको प्रूव करेंगे। अच्छा जी, ये चीज हो गई कि ये कहाँ से आया है, और उसके बाद पुट इन अबव, अब इसकी जगह इसको रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो सिंप्लीफिकेशन होनी चाहिए ना, वो ये होनी चाहिए कि जो x की वेरिएशन है और i के साथ है उसको सेपरेट कर ले, जो समेशन j के साथ जिस पे अप्लाई हो सकता है उसको हम सेपरेट कर ले। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को सेपरेट कर लिया कि समेशन i की वेरिएशन जो है वो xi और g ऑफ xi के साथ लगती है, जबकि समेशन j की वेरिएशन yj और h ऑफ yj के साथ लगती है, ठीक है। ये समझ आ गया इस पॉइंट से इस पॉइंट में कैसे आए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले बच्चे अभी। मैम भी दोबारा से बताइएगा स्टेप। यहाँ पे हमने किया है ये पूरा होल का था फंक्शन के साथ, ये देखो यहाँ पे इस पे चेक करते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको अगेन पुट करती हूँ तो मेरे पास ये फंक्शन बना था डबल समेशन, ठीक है। ये i का सम था, ठीक है, और ये j का, और ये यहाँ पे था फंक्शन xi yj, और यहाँ पे जब मैंने पुट कर लिया तो वो g ऑफ xi और यहाँ पे h ऑफ yj, ठीक है। ये था। अब यहाँ पे देखो कि ये डबल समेशन है ना, डबल समेशन में अब मैंने इस सम को सेपरेट करना है, y वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है, i जिनमें वेरिएशन है x वालियों को, और जो y वाली है उनको फिर इकट्ठा कर लेना है। तो इसको मैंने स्प्लिट किया है कि जो जाहिर सी बात है ये सम सिर्फ ये जो समेशन i है ये सिर्फ i वाली वेरिएशन ले रहा है ना, तो जो i वाली टर्म्स है जिनके साथ i सबस्क्रिप्ट में है उनको आप अलग कर लो, y xi आ जाएगा और g ऑफ xi आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस पे j की वेरिएशन तो है ही नहीं, हम j को जरूर साथ में लिखना है। अब j वालियों को सेपरेट कर लेते हैं कि ये जो सम है वो सिर्फ j वालियों के लिए है, j टर्म्स के लिए है, जो कि yj जो y पे डिपेंड करती है, yj और h ऑफ yj, ठीक है। इस तरह से सेपरेट किया फंक्शन को, सिर्फ जो ये जो सम है ना उनको उनके सबस्क्रिप्ट के हिसाब से लिख दिया, जहां जहां वो लग सकता था यूज हो सकता था वहां पे हमने सेपरेट कर दिया। जैसे यहाँ सिर्फ अब आप खुद देखो कि जस्ट आई का ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पे मीनिंगलेस है, यहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हमने क्या करना है, वाई आई को वाई जे से मल्टीप्लाई कराएं फिर उसका सम ले, या इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करें फिर वाई जे से मल्टीप्लाई करें फिर एक्स आई से मल्टीप्लाई करें फिर उसका सम करें। बजाय कि हम इतना बड़ा काम करने के हम क्या करते हैं, जो वेरिएशन जिस वेरिएबल की है उस पर अप्लाई कर देते हैं और फिर बाद में अपने काम को कर देते हैं। इसमें क्या कहता है कि आप इस पूरे फंक्शन को निकालें और उसका सम करें, इस पूरे फंक्शन को निकालें और इसका सम करें, जबकि यहाँ पे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं फिर y से मल्टीप्लाई कराएं फिर x से मल्टीप्लाई कराएं, तो वेरिएशन जो है वो मिक्सअप हो रही है। अब यहाँ पे जस्ट आपको समझ आ गई कि जो i की वेरिएशन है वो i वाले वेरिएबल्स के साथ, जो j की वेरिएशन है उसको j वाले के साथ लिख लिया आपने, ठीक है। समझ आ गया?
यस मैम। यस मैम। आपको पता है कि जी ऑफ एक्स आई जब एक्स आई से मल्टीप्लाई हो और उसका सम हो तो ये हमारे पास मीन के इक्वलेंट होता है। मीन जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू के इक्वल होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगा जिस फंक्शन की बात हो रही है समेशन के बाद। यहाँ पे y की बात हो रही है तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y आ गया, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी यहाँ पे कि क्या ये दोनों चीजें इक्वलेंट है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट करें। यस मैम। इस रिजल्ट को आप किसी भी वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल से एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे है एक्सपेक्टेड वैल्यू से देखते हैं। लेट x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x और f of x गिवन हो अगर आपको, तो आपने प्रोबेबिलिटी फंक्शंस एवेलुएट करने होंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फंक्शंस ऑफ 3x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 2, और फिर बाद में उनकी क्या करनी पड़ेगी, एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी इन फंक्शंस की। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसको करने का जो तरीका है वो ये है कि उसने जो आपको कहा है ना जिन जिन वेरिएबल्स में इसको कन्वर्ट करना है, आपने पहले उस वेरिएबल में उसको कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, किस तरह से करोगे कि पहले आप अपना कॉलम बनाओगे x का। ठीक है, x वाली वैल्यूज को आप नोट डाउन करोगे। ये है आपके पास 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, उसके बाद आप जो है f ऑफ एक्स साइज को लिखेंगे जो आपके पास गिवन है, फंक्शंस जो प्रोबेबिलिटीज गिवन है, या आपके पास प्रोबेबिलिटीज गिवन है या फ्रीक्वेंसी नहीं है। ये क्या है 0.2, ये आपके पास है 0.3, ये आपके पास गिवन है 0.2 देन और फिर 0.2 और फिर 0.1। अब आपने उसने आपको कहा कि आप प्रोबेबिलिटी फंक्शंस बनाएं पहले, किसके लिए, 3x माइनस 1 के लिए। आप क्या करो, अपने वेरिएबल को चेंज करो 3x माइनस 1 में। फिर उसने कहा x स्क्वायर में करना है, इसका कॉलम बनेगा। फिर आपके पास क्या बनेगा, x स्क्वायर का कॉलम बनेगा। अगर आपने इसको सेपरेटली करना है तो हम पहले a के लिए करके देखते हैं, फिर ताकि आपको बाकी दो के लिए आ जाएगा खुद। ठीक है, यहाँ पे अब आप क्या करें, इसको एवेलुएट करें। 3x माइनस 1 क्या है, 3 इंटू एक्स मतलब 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई हुआ और 1 में उसमें से माइनस कर दें तो क्या यहाँ पे आएगी वैल्यू, मैम 2। 2। यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कराएं 2 से 5 और माइनस करें 1 से तो क्या आएगा आपके पास 5। ये आप फंक्शनल वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, 5 हो गया। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 माइनस 1 8 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 12 माइनस 1 11 3 मल्टीप्लाई बाय फिर 5 करेंगे, 5 में से 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 15 में से माइनस किया 1 तो आपके पास क्या आएगा 14 ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब आपने फाइंड आउट क्या करना था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3x माइनस 1। ठीक है, अब इसको आपने स्पेसिफाई करना है कि ये है क्या, 3x माइनस 1 को हम कैसे एवेलुएट करेंगे। यहाँ पे अब आपने जो बात लिखनी है, यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला बनाएंगे
कि ये किस चीज के इक्वलेंट होता है। 3x किसके इक्वल होगा? हाँ जी, ये किसके इक्वल होगा? मैं नेम कॉल करूं फिर? हाँ जी, मैम sum of 3x minus 1 into f of x है। समेशन 3x माइनस 1, ठीक है, और इंटू एफ ऑफ एक्स आई। अब यहाँ पे इस कॉलम ने एफ ऑफ एक्स आई से मल्टीप्लाई होना है, ठीक है, तो आप इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कराओ और यहाँ पे वो कॉलम बन जाएगा आपका 3x माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई कर, साइन मार्क कर रही हूँ, इंटू एफ ऑफ एक्स आई। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कराएं इन दोनों को, 2 मल्टीप्लाई होगा 0.2 से, फिर 5 मल्टीप्लाई होगा 0.3 से। एट द एंड जो इस कॉलम का सम आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये इसका सम जो है इस कॉलम का वो आपको मिल जाएगा, तो ये आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट वन में अगर एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? बच्चे ये आप लोग आंसर करेंगे तो ये काम होगा, अदरवाइज अगर आप लोग मुझे नहीं आंसर करेंगे मुझे लगेगा कि आप लोग मुझे सुन ही नहीं रहे। आप लोग अपनी क्लास मैम पार्टिसिपेशन मैम पहले एक्स स्क्वायर फाइंड स्क्वायर करेंगे, माइनस स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, इस एक्स का स्क्वायर करते जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आता जाएगा। अब इसके लिए ये कैसे ओपन होगा? इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स, ठीक है, गलती से भी एफ ऑफ एक्स के ऊपर नहीं स्क्वायर ऐड करना आपने, ये आपके पास आ जाएगा। फिर आपने इसी कॉलम को फिर f से मल्टीप्लाई कराना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह सो ऑन के काम आप तीनों एग्जांपल्स के लिए करेंगे, जैसे ये इन तीनों के एक्सपेक्टेशंस के लिए, तो उसने यही काम यहाँ पे किया, ठीक है। हॉरिजॉन्टली किया, आप वर्टिकली इस काम को करें ताकि आप एक बार ही टेबल बनाएं और आपके पास वैल्यूज आती जाएं, ये बजाय के रहता काम करने के बाद में यहाँ मल्टीप्लाई लिखने के, आप इसको यहीं पे कॉलम वाइज जैसे मैंने काम किया है इसी तरह काम करेंगे, कॉलम्स बना बना के। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन हो गया, उसके बाद एक क्वेश्चन है जिसमें आपको जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये जॉइंट है ना, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में आपने क्या करना है, हम इसको यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इस टेबल को हम यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपके पास y वेरिएबल है, ठीक है, स्लैश x के साथ, ठीक है, यहाँ पे 1, 3 और 5 है। तो बच्चे के क्वेश्चंस आ जाते होते हैं रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड है, जिसमें जॉइंट गिवन हो और आपको एक एक स्टेप करना पड़ता है फिर उसके लिए। 2 और ये 4, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज गिवन है 0.1, यहाँ जो गिवन है 0.1, 0.2, 0.1, यहाँ है 0.15,
0.30 और 0.15। कैलकुलेटर्स हैं आपके पास अभी? सब कहेंगे नहीं Yes, हम तो कहेंगे यस मैम। अच्छा यहाँ पे है। अब मैं इसको आपको बुक पैटर्न से नहीं करवा रही, मैं आपको अपने तरीके से कराऊंगी, तो इसको गौर से समझ लीजिएगा, आसान वाला तरीका होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, यहाँ पे आ गया वाई, जो फाइंड आउट करना है वो मैं लिख रही हूँ, जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है ना। यहाँ पे फिर आपके पास है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। और फिर है एंड सो ऑन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई। 2x माइनस 3y तो आप कर लेंगे, क्योंकि एक करा दूंगी तो दूसरा इजीली हो जाएगा, एक्स एंड वाई। अब ये करना कैसे है, इसको चेक करें। अब आप ये देखें कि आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स किसके इक्वलेंट होता है। हम जब फॉर्मूला लिखेंगे ना, देन हमें पता चलेगा हमें क्या क्या चाहिए। अब ये चूंकि हमारे पास ज्वाइंट फंक्शन है ना, ज्वाइंट फंक्शन में ये चीज इक्वल होती है हमारे पास समेशन एक्स और जी ऑफ एक्स के। ऐसे ही पढ़ा था ना। yes, और ये ma'am. चीज इक्वल होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई इक्वल होती है समेशन वाई एच ऑफ वाई के। बच्चे एक मिनट में। हाँ जी बच्चे, यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, ये तो आपको पता है, ये आपके पास क्या होती है, एफ ऑफ एक्स वन वाई, सॉरी एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है। यहाँ पे एक्स की वेरिएशन जो है वो 2 और 4 एक्स वैल्यू ले रहा है, जो वाई वैल्यू ले रहा है वो है 1, 3 एंड 5। यहाँ पे चाहे आप लिख लें कि एक्स की जो वैल्यूज हैं वो आपके पास 2 और 4 है, ठीक है। और जो y की वैल्यू है वो आपके पास है 1, 3 एंड 5, 1, 3 एंड 5। अब यहाँ पे आप एक काम करें कि आप बताएं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। यहाँ पे जो टोटल्स आएंगे ना, अब हमने उनको स्पेसिफाई करना है, हमारा इंटरेस्ट अब उनमें है, क्योंकि फिर ही हमें g ऑफ x और h ऑफ y मिलेगा। जो y है, चाहे हमने ये जो ज्वाइंट में, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि आप लोग कहेंगे कि मैम ने तो ये करवाया था, तो अब ये क्यों हो गया, ये चेंज क्यों हो गया। मैंने आपको बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी, तो y हमारे पास अगर कॉलम्स में था तो उसके सामने वाले क्या थे, h ऑफ y थे, ठीक है। अगर x हमारा यहाँ पे था तो उसके सामने वाला जो था वो क्या था, g ऑफ x, उसका टोटल। वही चीज, वही रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे कि जहाँ x है उसके सामने g ऑफ x की वैल्यूज आएंगी, जहाँ y है उसके सामने हमारे पास h ऑफ y की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहे नाम दे लें h ऑफ y j का इसको, और यहाँ आप नाम दे लीजिएगा g ऑफ x i का, ठीक है।
अब आप क्या करें, इनको टोटल करें, इनका 0.1, 0.1, 0.2 और 0.1 इसको ऐड करें तो आपके पास क्या आता है 0.4। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 0.15 और 0.15, ये आपको क्या आंसर देता है 0.3, 0.3 और 0.3 क्या आंसर आता है 0.6। 3 अब यहाँ पे इनका टोटल करना है हमने, ठीक है, इनका टोटल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0.1 और 0.15 क्या बनेगा 0.25। यस मैम। ये आपके पास बनेगा Yes, ma'am. 0.5 और ये आपके पास बनेगा 0.25 अगेन। ठीक है, अब आप इसका टोटल करो रो वाइज और कॉलम वाइज, जो आपने कॉलम ऑब्टेन किया है ना, मिला आपको। अब आपने इस कॉलम का टोटल करना है, इस कॉलम का टोटल करो और चेक करो कि ये 1 के इक्वल आता है कि नहीं। यस यहाँ पे मैम ये आ रहा 1, है। इस कॉलम का टोटल करो, इस रो का Yes, ma'am. टोटल करो, तो ये आपके पास 1 के इक्वल आता है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. 1 के यस equal ही है. मैम। Yes, ma'am. आता है। और Yes, यही ma'am. कंडीशन हमने यहाँ पे जॉइंट में पढ़ी थी, याद है? ये देखो, हमने कहा था जो एट द एंड यहाँ पे टोटल आना चाहिए, सम आना चाहिए, वो आपके पास क्या होना चाहिए 1 के इक्वलेंट होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है जो हमने सम्स कैलकुलेट किए हैं वो ठीक है। अब हम आगे जो प्रोसीजर कर सकते हैं अपना। अब नेक्स्ट देखें आप क्या करेंगे, इसका क्या मतलब है, हर x ने g ऑफ x से मल्टीप्लाई करना है। इसका ये एक तरीका है कि आप क्या करें, अब मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं x की, इस काम के लिए मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं x की और फिर y की। ठीक है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना मुश्किल नहीं है, आपने जस्ट x को उठाना है इस कॉलम में से और आपने g ऑफ x को उठाना है इस कॉलम में से। फायदा क्या होगा कि बजाय कि मैं वर्टिकली उनको लिखूं, मेरे पास ये कॉलम आ जाएगा और मैं इसको मल्टीप्लाई करवा सकती हूँ, क्योंकि मुझे इन दोनों का मल्टीपल चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कराऊंगी तो मेरे पास g ऑफ x इंटू जी ऑफ x का कॉलम भी बन जाएगा। एट द एंड में इनका सम करूंगी तो आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू क्या है 2, 2 पे g ऑफ x क्या है, आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4, x की वैल्यू है 4, इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है 0.6। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करवा लेंगे, हो जाएगा। यस मैम। इसी तरह Yes, y के ma'am. लिए आप मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y निकालेंगे, y भी ऐसे y को लिखेंगे, h ऑफ y को लिखेंगे और उनको मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो आपके ये फर्स्ट 2 पार्ट्स जो हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट को ओपन करें तो ये क्या बनता है, ये देखिए, इसी को रेज कर लूं। यहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप फॉर्मूला लिखो कि मेरे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई होता किसके इक्वल है, x प्लस वाई किस चीज़ के इक्वलेंट है वो आप पहले लिखो। ये इक्वल होता है समेशन x प्लस वाई, यहाँ पे आएगा डबल समेशन, क्योंकि y वेरिएबल भी इन्वॉल्व है ना, तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है डबल समेशन x प्लस वाई एफ ऑफ एक्स वाई, ज्वाइंट फंक्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, तो इनका ज्वाइंट फंक्शन। ये आपको एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, ये जो वैल्यूज है ना, ये एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यूज है। एफ ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। अब ये बात हमें कहता है कि आपने पहले x प्लस वाई करना है, फिर उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे हम x और y को ऐड करना शुरू करते हैं। 2 और 1 क्या आएगा 3, 4 और 1 5, 5। 3 और 2 5, 3 और 4 आपके पास 7,
5 और 2 7 और 5 और 4 आपके पास क्या आ गया 9। 9. ठीक है, अब आप क्या करो, इनको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, हर जो एलिमेंट है वो अपनी मल्टीप्लाई होगा और बाद में जो आपके पास आएगा उसको आपने क्या कर देना है प्लस कर देना है। आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, या अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं कि हमने 3 को मल्टीप्लाई कराया है किससे 0.1 से, फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0.15 इस तरह से एंड सो ऑन, और डायरेक्ट मैं कैलकुलेटर पे नहीं करना समझा। चाहूँ सेपरेट टेबल नहीं बना सकती इसके लिए? नहीं, इसका सेपरेट टेबल नहीं होगा क्योंकि कि आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई दोनों की वैल्यू है, दोनों की प्रोबेबिलिटी है, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी है। ये बताता है जब आपके पास x2 हो और y1 हो तो क्या प्रोबेबिलिटी आती है। ठीक है, ये आपके पास ये ओके जो मैम. प्रोबेबिलिटी है ना 0.1 वो किसके लिए है, जब आपके पास f में x जो है वो 2 है और 1 जो है वो y जो है वो 1 है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये इन दोनों की प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मतलब है अगर हमने एडिशन की निकालनी है तो हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 2 + 1 क्या होता है 3, 3 मल्टीप्लाई 2 + 1 सॉरी, तो ये आपके पास 3 आंसर आता है ना, 3 यस इंटू मैम. एफ ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी, ये देखें ना 3 इंटू दिस प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जो जो वैल्यूज चेंज होती जाएंगी उसके आगे वाली प्रोबेबिलिटी आती जाएगी। जैसे 4 + 1 5 था, 5 के सामने वाली प्रोबेबिलिटी क्या थी 0.15। इसी तरह नेक्स्ट वन देखें कि अगर जब आपने नेक्स्ट वैल्यू, ये रो कंप्लीट हो गई, अब नेक्स्ट रो में है 3 + 2 होना है। 3 + 2 क्या होता है 5, जब 3y, अब यहाँ पे ये 0.15 वाली क्यों नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे मैं कंसिडर कर रही हूँ कि मेरे पास जो x वैल्यू है वो मेरे पास 2 है और y वैल्यू मेरे पास क्या है 3, और उनको जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास 5 आया और उसके सामने वाली प्रोबेबिलिटी क्या है 0.2। ये देखें ना, जब मेरे पास x 2 है और y 3 है तब ये प्रोबेबिलिटी है, और ये प्रोबेबिलिटी किसकी थी जब मेरे पास y 1 था और x 4 था। ठीक है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी थी, तो इनमें डिफरेंस है, तो ये आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद जब x आपके पास क्या है 4 और y आपके पास 3 है तो आपके पास टोटल क्या बनता है 7 का, तो 7 इंटू 0.3। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड एंड सो ऑन, ये आप यहाँ तक 9 तक करेंगे। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछ लें अगर कोई कंफ्यूजन है। आगे समझ. अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, इसी तरह आप जब इसको एडअप कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देखें, जैसे यहाँ पे सेपरेटली उसने किया है 2 + 1, 2 + 3 किया तो क्या आया और हमने उसकी प्रोबेबिलिटी की लिखी, 2 + 5 आया तो हमने क्या प्रोबेबिलिटी लिखी, फिर 4 + 1 किया तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, एंड सो ऑन, ये उसने काम किया। ठीक है, इसके बाद देखें इजीली हो जाएगा। इसको जब आप करेंगे तो आप इसको बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी काम कर सकते हैं कि कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगी। कर तो इसको भी आप सकते थे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। आप इसको दोबारा सॉल्व करके देखिएगा कि आपके पास ये 6.20 आया है, तो जो हमने सेपरेटली निकाली है अगर हम उनको एडअप करें तो हमारे पास 6.20 आता है। इसको 3.0 और 3.2 को एडअप करें तो आपके पास 6.2 ही आता है ना। तो हमने इस प्रॉपर्टी को यूज करके भी देख लिया कि हमारे पास अगर हम बाय डेफिनेशन काम करें और बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी काम करें तो हमारे पास दोनों आंसर्स क्या आते हैं सेम आते हैं। ठीक है, जब x और y इंडिपेंडेंट होंगे तब आपने क्या करना है, ये काम करना है समेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई, बाय डेफिनेशन भी ये काम कर सकते हैं आप, और बाय यूजिंग द थ्योरम आप इसको काम करें। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई बाय डेफिनेशन क्या कहता है कि ये चीज हमारे पास डबल समेशन एक्स वाई के भी इक्वल होती है, और एफ ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है,
ये बाय डेफिनेशन उसकी बात होती है। और अगर आप थ्योरम यूज करते हो तो आप क्या करो, जस्ट वो इंडिपेंडेंट आप रेफरेंस दो कि बाय यूजिंग द इंडिपेंडेंट थ्योरम वी कैन राइट इट एज कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को हम अगर वाई से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दो आपके पास अब वेज होंगे इसको सॉल्व करने के। आपका एक क्वेश्चन था। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो जॉइंट के लिए है, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, जिसमें आपने कल मार्जिनल, कंडीशनल और पढ़ा था ना इंडिपेंडेंट का लास्ट लेक्चर में। ये एक क्वेश्चन है 7.6 है ये क्वेश्चन। शेर मोहम्मद चौधरी की है, इसमें से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। वो जो आपकी बुक में क्वेश्चंस थे वो रैंडम से रिलेटेड मैंने बता दिए थे। इससे रिलेटेड हम ये सिर्फ इतने से ही करेंगे जितने मैं आपको करवा रही हूँ, एक्सरसाइज ये एग्जाम्पल, और ये इसके दो लास्ट में मेंशन मैंने किए हैं करवाने के बाद एग्जाम्पल्स। ये दो क्वेश्चन है जो आपने खुद करने हैं। ठीक है, बस ये दो क्वेश्चन हैं जो आप करेंगे जॉइंट से रिलेटेड, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो अभी हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं थॉरली, ताकि आपको समझ आ जाए। इससे पहले अटेंडेंस मार्क कर लूँ मैं, फिर हम इसको दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखें वो कहता है an urn contains 3 black, 2 red and 3 green balls and 2 balls are selected at random from it। आपने दो बॉल्स जो है वो सिलेक्ट करनी है। if x is the number of black balls, अगर आपका इंटरेस्ट जो है x में ब्लैक बॉल में, और y जो है y is the number of red balls और जो आपके पास y वेरिएबल है वो रेड बॉल को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे आपने डिफाइन करना होगा कि आपका वेरिएबल कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है। ठीक है, अब आपने वाइट वो जो ब्लैक बॉल्स हैं वो 3 है और जो रेड बॉल्स हैं वो आपके पास 2 रेड बॉल्स हैं। तो आपने ये बताना है कि आपका वेरिएबल कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है। ठीक है, तो आपकी सिलेक्शन जो x, चाहे आपके पास जो ब्लैक बॉल्स हैं वो 3 है, लेकिन सेलेक्ट चूंकि 2 होनी है तो हम जितनी सिलेक्शन होनी होती है वहां तक जाके स्टॉप कर देते हैं उसकी वैल्यू को। यहाँ से आप अपने वेरिएबल को डिफाइन करोगे कि आपका वेरिएबल जो है वो x वैल्यूज कौन कौन सी लेगा और y जो है वो कौन कौन सी वैल्यूज लेगा, और फिर हम उसकी पेयरिंग बनाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका होता है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डेटा को नोट डाउन करो। यहाँ से आपके पास जो ब्लैक बॉल है वो क्या है 3, आपके पास रेड बॉल्स क्या है वो है आपके पास 2, आपके पास ग्रीन बॉल्स कितनी है वो है आपके पास 3। ठीक है, सेलेक्ट कितनी करनी है मैं उसको एस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो वो मैंने 2 सेलेक्ट करनी है। ठीक है, 2 बॉल्स मैंने सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे उसने कहा कि जो आपका एक्स वेरिएबल है वो है ब्लैक बॉल्स को रिप्रेजेंट करता। ठीक है, और जो वाई वेरिएबल है वो आपके रिप्रेजेंट कर रहा है रेड बॉल को। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बताना होता है कि हमारा जो वेरिएबल है वो कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है। अब यहाँ पे ये बात है कि आपने अपना स्टार्ट ये करना है क्योंकि आपके पास थर्ड चॉइस है ना, तो आप यहाँ पे देखो कि आपका वेरिएबल स्टार्ट करेगा 0, मतलब कोई भी ब्लैक बॉल ना सिलेक्ट हो, मे बी वो रेड और ग्रीन में से हो जाए तो 0, फिर कहते हो एक ब्लैक बॉल सिलेक्ट हो जाए 1, फिर आप ये देखो कि एंड आपका क्या होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आपकी सिर्फ 2 की सिलेक्शन हो सकती है ना, ये नंबर बताएगा कहाँ पे एंड करना है। ज्यादा से ज्यादा आपकी 2 की सिलेक्शन हो सकती है। यहाँ पे अभी भी एक बॉल पड़ी है ब्लैक वाली, लेकिन हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, अभी हमारा सिर्फ वेरिएबल 2 तक जाएगा एक्स वाला। वाई वेरिएबल क्या है रेड बॉल। रेड बॉल या तो कोई भी नहीं सिलेक्ट हो सकती, ठीक है, क्या पता कोई भी सिलेक्ट ना हो, और ये हो सकता है कि ब्लैक में और ग्रीन में से कोई हो जाए सिलेक्ट। तो y जो है वो 0 वैल्यू ले सकता है, फिर y कौन सी वैल्यू ले सकता है 1, मतलब एक आपकी रेड बॉल सिलेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है आपकी दोनों ही रेड बॉल सिलेक्ट हो जाए। तो इसका एंड भी 2 पे हमने कर दिया और इसका एंड भी हमने क्या कर दिया 2 पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 1 होता, 1 रेड बॉल होती, तो 1 रेड बॉल होती तो ये 1 पे स्टॉप हो जाता। ठीक है, ये 2 पे ना जाता। वो ये हो सकता था कि यहाँ से वो 0 हो और 1 हो, ये आगे एक्सीड नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 बॉल है तो 1 में से 2 सेलेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे आपने याद रखना है जहाँ एंड है उसको देखना है और ये देखना है कि हमने सिलेक्शन कितनों की करनी है।
ये आपने वेरिएबल बता दिया कि वेरिएबल 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2, फिर 0, 1 और 2 वैल्यू ले सकता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप होता है उसमें आपने अपना एक फंक्शन बनाना है जिसमें हम करते होते थे ना एन ऑफ प्रोबेबिलिटीज। जब हम कैलकुलेट करते थे हमारा फॉर्मूला होता था प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हमने फाइंड आउट करनी थी। फॉर एग्जांपल ए के लिए तो हम क्या करते थे, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, ऐसे करते थे। एन ऑफ ए करते थे डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। यहाँ पे हम एक जर्नल रूल बनाएंगे। जर्नल रूल इस सेंस में कि हम उसमें कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो किस तरह से बना सकते हैं हम, या अगर आप वो जर्नल रूल नहीं भी बनाते तो आपके पास पेयरिंग में क्या क्या आ सकता है हम वो चेक करते हैं। एक मिनट, कहाँ गया है? इसके साथ आपने सारे अपने क्रॉस में पेयर्स बना लेने। कैसे, ये देखिए अब x0 और y जो है वो 0, इनके पेयर्स कैसे बनेंगे, ये 3 है और ये 3 है। तो आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, जब x 0 है तो y भी क्या हो, 0। जैसे हम सैंपल स्पेस पे पेयरिंग्स नहीं बना लेते थे, ऐसे ही यहाँ पे काम कर लेंगे। फिर 0 x 0 हो और 1 आपका y में से सेलेक्ट हो जाए। फिर आप कहेंगे कि मेरा रेड में से कोई भी सेलेक्ट ना हो लेकिन y में से मेरे पास 2 सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट वन 1 के लिए आप करेंगे। अब 1 के लिए क्या हो, 1 x तो 1 हो लेकिन जो y है वो 0, x 1 हो, y जो है वो 1 हो। इसको आप ट्री डायग्राम से भी बना सकते हैं, ये 1 हो और ये आपके पास 2 हो। इसी तरह नेक्स्ट 3 का पेयर बनेगा, यानी कि 3 जो पेयर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2 के साथ। जब x 2 हो तो ये हो सकता है कि कोई भी रेड वाली सिलेक्ट ना हो। जब x आपके पास 2 हो तो हो सकता है कि जो 1 है, लेकिन यहाँ पे अब आप नोट डाउन करो कि आपके पास कौन कौन से इवेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अभी हमने वो भी चेक करना है, एक मिनट आपको मैं बताती हूँ। 2 और 1 हो, यहाँ पे 2 और 2 हो। अब आप खुद देखो कि सिलेक्शन जो है वो आपकी कितनी बॉल्स की होनी है, 2 बॉल्स की होनी है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 और 0 का मतलब है यहाँ पे इन दोनों में से तो कोई सिलेक्ट नहीं हो रहा है लेकिन ग्रीन में से सिलेक्ट हो रहा है, ये तो हो सकता है, पॉसिबल है। यहाँ पे सिलेक्शन का ये मतलब है कि 0 रेड में, ब्लैक में से कोई ना सिलेक्ट हो और 1 जो है वो रेड में से सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है जो एक रिमेनिंग रह जाएगी उसकी सिलेक्शन कहाँ से होगी, ग्रीन वाली में से, तो ये भी एग्जिस्ट कर सकता है। अब वो कहता है 0 ब्लैक में से कोई ना और रेड में से हो जाए और ग्रीन में से भी कोई ना होगी, तो ये भी एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे 1 इसमें से, 0 इसमें से, तो नेक्स्ट वन जो है वो आपकी ग्रीन में से, ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी 1 1 वाला एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे देखें, इस वाले पॉइंट पे आए तो इस वाले पॉइंट पे कहता है कि ब्लैक बॉल सिलेक्ट हो, एक 2 जो है वो रेड बॉल सिलेक्ट हो। तो आप मुझे बताओ ये टोटल सिलेक्शन कितनी चली गई है। मैम ये 3 पे चलेगी लेकिन हमें तो 2 की सिलेक्शन चाहिए, इसलिए ये हमें तो नहीं 2 होगा। की चाहिए, तो ये पेयर जो होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट नहीं करेंगे। इसी तरह यहाँ पे ये तो हो जाएगा लेकिन जो यहाँ की ये 2 सिलेक्शंस है ये आपके पास क्या हो जाएंगी, नॉट पॉसिबल हो जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ से पता चल गया कि आपकी जो सिलेक्शन है वो कहाँ तक जानी है और आपने वैल्यूज कैसे असाइन करनी है, ठीक है। आपने ये भी देखना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, 0 0 पे वैल्यू है, 0 1 पे है, 1 0 पे है, फिर 1 1 पे आ जाती है, फिर 0 2 और फिर 2 0। हमने यहीं से चेक करना है कि हमारे पास कौन सी चीज़ें पॉसिबल हैं और कौन सी नहीं है। ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन जब इंक्रीज कर जाएगी ना, फिर हमें उन इवेंट्स के लिए निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब जस्ट हमें प्रोबेबिलिटीज किन किन के लिए निकालनी है, इन इवेंट्स के लिए निकालनी है जिन पे मैंने टिक मार्क किया है। इनकी प्रोबेबिलिटीज कैसे निकलेगी, इसी रूल को यूज करते हुए। अब पहले आप जर्नल एन ऑफ एस निकाल लो।
एन ऑफ एस क्या कहता है, आपके पास टोटल कितनी है, 2 3 3 2 और 3 कितनी हुई टोटल बॉल्स, टोटल बॉल्स कितनी है आपके पास, 3 और 3 6 7 और 8 बॉल्स हैं, ठीक है। 8 में से आपने कितनी सिलेक्ट करनी है, 2, 8C2 का फॉर्मूला लगाओगे कैलकुलेटर से, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। एन ऑफ ए कैसे निकलेगा, अब आपने वो रखना है कि आपने करना क्या है, ये देखो 0 और 0 मतलब आपकी ब्लैक बॉल में से भी कोई सिलेक्ट ना हो, रेड में से भी कोई सिलेक्ट ना हो, तो सिलेक्ट किस में से हो, ग्रीन में से, जैसे हम कार्ड्स में नहीं करते थे, इसी तरह यहाँ करेंगे कि 3C0 2C0, रेड में से भी कोई सिलेक्ट नहीं हो रहा, और फिर आपके पास क्या बनेगा 3C2, ग्रीन वाली में से आपके पास 2 सिलेक्ट होगा, ये आपका फर्स्ट केस में एन ऑफ ए बन जाएगा, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा उसको एन ऑफ एस पे डिवाइड करोगे तो फर्स्ट वन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी तरह सेकंड वन के लिए क्या बनेगा कि 3C0 2C1, और बाकी आपके पास कितनी, जो थर्ड वाली ग्रीन वाली है उसमें से कितनी सिलेक्ट होनी है, 1 इसमें आ गई है ना, और 0 इसमें है, तो 1 ही सिलेक्ट होनी है ना, तो जो रिमेनिंग वाली है वो ग्रीन में से सिलेक्ट हो जाएगी, तो डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, इस सेकंड वन की प्रोबेबिलिटी आ गई, एंड सो ऑन। ये काम आप यहाँ तक करेंगे, हो जाएगा ये काम। किसी को कोई कंफ्यूजन है वैल्यूएशन में तो मुझे बता दो, ठीक है। अब मैं अगर इसको जर्नलाइज करूं बच्चे, तो मैं इसको एक्स वाई में जर्नल फॉर्मूला अगर करती तो मैं इसको ऐसे जर्नलाइज कर लेती कि 3CX, मतलब ये तो मेरा एक्स वेरिएबल था ना, इसमें तो रेड ब्लैक बॉल सिलेक्ट होनी थी, जितनी ब्लैक होनी थी मैं उसको यहाँ लिख देती, फिर जो रेड बॉल्स हैं उनमें से y की सिलेक्शन होनी है, ठीक है, वो मेरा y वेरिएबल है, जो यहाँ पे आएगा y की वैल्यू जो आएगी वो मैं यहाँ पुट करती जाऊँगी। जो लास्ट है उसको मैं कैसे लिखूंगी कि यहाँ पे तो टोटल 3 बॉल्स हैं, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन कितनी होनी थी 2 की, तो 2 में से मैं माइनस कर दूंगी x वाली जितनी पहले में सिलेक्ट होगी और y वाली जितनी दूसरे में सिलेक्ट होगी, और अगर यहाँ पे कोई रिमेनिंग रहेगी तो सिलेक्ट हो जाएगी, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला भी बन गया मेरे पास कि अगर 3CX 2CY और 3 में से मैं अगर 2 में से माइनस कर दूं x वाली और y वाली, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे क्या नंबर आना है। जैसे फर्स्ट वन में ही देख लो कि 2 में से यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो यहाँ पे 0 0 3C0 2C0 और 3C2, ये फर्स्ट वन बन गया, ठीक है। ये इन जर्नल मैंने उसको क्लोज किया, वो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, अगर नहीं करना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये चेक करो, ठीक है, ये इन जर्नल उसने इसको समराइज कर दिया जॉइंट फंक्शन को, कि आप इसकी वैल्यूज ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करें डायरेक्ट और आपके पास ये प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। अब जहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट्स हैं वहाँ पे 0 0, ठीक है, जैसे जिन पे मैंने क्रॉस लगाया वो आपके पास इम्पॉसिबल इवेंट है ना, तो हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसमें हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नहीं पता, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था जब प्रोबेबिलिटी का स्टार्ट था कि सैंपल स्पेस की अगर प्रोबेबिलिटी की बात की जाएगी तो वो 1 के इक्वल होती है, जब इम्पॉसिबल इवेंट मतलब नहीं अकर हो सकता जो इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कहते हैं कि हमारे पास 0 है। ये चाहे आप लिख लें, ये बातें, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बहुत बेसिक हैं जो आनी चाहिए। नेक्स्ट में जब वो कहते हैं कि आप अपनी प्रोबेबिलिटी बताओ, अब यहाँ पे वो बात आ जाएगी कि x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 1, आप बारी बारी x प्लस वाई को करोगे और देखोगे कि किसके लिए ये 1 से लेस है, ठीक है, 1 से लेस और इक्वल के लिए आपने निकाल दिए, तो आपके पास यहाँ पे फंक्शन में वो वैल्यूज आ जाएंगी जिनका सम आपके पास या तो 1 हो या फिर 1 से लेस हो, जैसे 0 0 0 1 और 1 0, जैसे हमने लास्ट में ऐड किया था और देखा था, तो इसी तरह यहाँ पे है। फिर उसे कहा मार्जिनल निकालने, मार्जिनल भी मैंने आपको बता दिया कैसे आपने निकालनी है,
लास्ट एग्जांपल में हमने मार्जिनल भी निकाल दिया था। अब है कंडीशनल। कंडीशनल में क्या होगा, जिस चीज़ के लिए उसने कंडीशन को कहा होगा उसको हम लिखेंगे, बाकी उसके लिए कॉलम को सॉल्व कर लेंगे। उसने कहा कि आपने h ऑफ 1 के लिए निकालना है, तो h ऑफ 1 के लिए जब आप अपना एडअप करोगे, h ऑफ 1 आपका यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो h ऑफ 1 आपका क्या है 12/28। आपने h ऑफ 1 निकाला 12/28, उसको मजीद सॉल्व किया तो आपके पास 3/7 आया। क्योंकि ये डिवाइजर में आना है तो आप इसको डिवाइजर के लिए पहले से एवेल्युएट कर लोगे। इस क्वेश्चन को करिएगा, नहीं समझ आएगा तो फिर मुझसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ये एग्जाम्पल आपके सामने सॉल्व्ड है, इसको सॉल्व्ड एग्जाम्पल को देखिएगा, नहीं होगा तो फिर मुझे इसको चेक करना था कि आपके पास इवेंट जो रैंडम वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट है या नहीं, ठीक है। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हैं, उनको आप ट्राई करें, नहीं होते तो फिर आप मुझसे उसका डिस्कस करें कि मैम ये क्वेश्चंस नहीं हुए, ठीक है।